दोस्तों नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। भाजपा और एनडीए अलायंस सहित इंडिया अलायंस और सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा तो साल के 365 दिन 24 घंटे हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, प्रधानमंत्री चुनावी मोड में रहते हैं, ऐसा कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंतु इस बार चुनाव में 400 पार का नारा देकर एक अलग तैयारी करती हुई भाजपा और एनडीए दिख रही है। इसीलिए राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसमें एक राम लहर है। इस राम लहर से लड़ने के लिए विपक्ष ने क्या तैयारी की, यह एक देखने और सोचने की बात होगी, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, चुनावी परिणाम निर्भर करेगा। इसके साथ ही राम लहर के बीच ही भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून CAA जो है उसे भी लागू करने जा रही है और किसी भी वक्त यह लागू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही कि 7 दिनों के अंदर यह लागू हो जाएगा। अगर CAA लागू होता है तो इसका प्रभाव किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है? अल्पसंख्यकों के बीच में इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अल्पसंख्यकों को लेकर भाजपा में कोई डर नहीं है, क्योंकि भाजपा पहले से ही यह मानकर चलती है कि अल्पसंख्यक वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा असर इसका होने वाला है वह होने वाला है बंगाल में और वह होने वाला है असम में। असम में भाजपा ने एक तैयारी की है। राम मंदिर के साथ साथ वार्ता समर्थक अल्फा गुट के साथ बातचीत की है और बातचीत कर कर एक संदेश भेजा है कि असम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। बार बार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा यह बयान दे रहे हैं कि 96 सीटों को भूमिपुत्रों के लिए रिजर्व किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। 8 सीटें काछार में जो बंगाली संप्रदाय के भूमिपुत्र हैं उनके लिए आरक्षित की जाएगी। तो कुल मिलाकर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि असम में असमिया भूमिपुत्रों का राज होगा, इसलिए उन्हें CAA से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही जो आसू है अखिल असम छात्र संघ, उनके एक बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष दीपांकर नाथ अभी भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा में शामिल होते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि का को लेकर CAA को लेकर उनकी वही लाइन होगी जो पार्टी की लाइन है। साथ ही आसू में अब वो शक्ति भी दिखाई नहीं दे रही है। समुज्ज्वल भट्टाचार्य एक्सपेंड फोर्स एक बीते हुए दिन की बात हो चुकी है, जिनके कहने पर लोग निकल कर नहीं आते। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो आसू से निकलकर लुरिन ज्योति गोगोई ने अपनी असम जातीय परिषद बनाई थी, उस जातीय परिषद को हराने में जो है आसू के लोगों की भी बड़ी भूमिका रही, ऐसी बातें सामने आ रही है, ऐसे आरोप हैं। तो अब इन चुनावों में कितना CAA जो है मुद्दा बनेगा असम में, क्या राजनीतिक पार्टियां, जातीयतावादी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो भरोसा खो चुकी है लोगों का, वह फिर से CAA के नाम पर इनको एकजुट कर पाएगी क्या, यह बड़ा सवाल होगा। इसके साथ ही कांग्रेस की राहुल गांधी ने अभी न्याय यात्रा पूर्वोत्तर में की, असम में पहुँचे। असम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पर उन्होंने बड़े हमले भी किए, उन्हें देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताया। हिमंत ने भी पलटवार किया। ये सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, किंतु राहुल गांधी की यात्रा असम में भाजपा को, पूर्वोत्तर में भाजपा को कितना लाभ दिला पाएगी, यह अपने आप में एक मुद्दा है। क्योंकि असम में भाजपा के पास हिमंत बिश्व शर्मा जैसा एक काबिल नेता है, जिनकी अपनी एक छवि है, लोगों में उनकी एक पैठ है, लोग उनकी बात सुनते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जैसा जनजातीय नेता है, जिनकी अपनी एक छवि है, साफ स्वच्छ छवि है। किंतु इसके जवाब में कांग्रेस के पास महज गौरव गोगोई के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिनकी असम
के वोटरों में एक अपील हो। गौरव गोगोई को भी जो कांग्रेस की लॉबी है वह आगे नहीं आने देना चाहती। हाल ही में गौरव गोगोई की जब घोषणा हुई कि वो नौगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो कि अपेक्षाकृत सेफ सीट है, क्योंकि कलियाबोर सीट को डिलिमिटेशन के बाद जो समष्टि था उसका पुनर्निर्धारण करने के बाद में लोकसभा क्षेत्र को बदल दिया गया है, काजीरंगा इसे बना दिया गया है। और काजीरंगा बनने के बाद माना जा रहा है कि यह अब एक कठिन जो है लोकसभा क्षेत्र गौरव गोगोई के लिए हो सकता है। इसलिए वो नौगांव सीट पर आना चाहते हैं। नौगांव सीट पर वर्तमान सांसद कांग्रेस के प्रद्युत बरदले हैं। प्रद्युत बरदले और उनके समर्थक इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ पत्रकार भी भाजपा के पक्ष में और गौरव गोगोई के विपक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार एक विभाजन जो है कांग्रेस में प्रद्युत बरदले और गौरव गोगोई के बीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग लॉबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रद्युत बरदले को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी आगे आकर, और उन्हें कहना पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे। तो यह सारी परिस्थितियाँ हैं। भाजपा के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने लोगों को बहुत से वायदे किए और उन वायदों में खासकर जो लोक लुभावन वायदे हैं, लोगों को स्कीम के तहत पैसे देने के, ऋण माफ करने के, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट की उन्होंने की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो लोगों को मिले हैं। और जैसा कि अभी तक चुनाव में रेवड़ियों के जरिए ही चुनाव जीते जा रहे हैं, तो यह भी भाजपा का एक मजबूत पक्ष है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो छवि भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। हालांकि असम में 30% से अधिक मुसलमान मतदाता है, जो कुछ सीटों पर 3-4 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है। अब वहाँ पर AIUDF जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसकी क्या भूमिका रहेगी, या इस बार अल्पसंख्यक मतदाता बदरुद्दीन को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं कि नहीं, यह बहुत बड़ी बात होगी। वह भी डिसाइड करेगा कि जैसा भाजपा कह रही है कि 11.5 सीट जीतेगी, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं 12 सीट मानकर चलते हैं कि भाजपा ने जीतने का लक्ष्य रखा है 14 में से, क्या भाजपा वो सीट जीत पाती है कि नहीं, इसमें यह समीकरण भी काम करेगा। वहीं बंगाल में भी CAA का प्रभाव रहेगा। वहाँ भी 27-28% मुस्लिम मतदाता है, जो मतदाता एक तरफा ममता बनर्जी को वोट देते हैं। बंगाल की बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी वहाँ एक मजबूत नेता है, बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ी हुई हैं, मुसलमान भी उन्हें वोट देते हैं, सेक्युलर छवि है उनकी, और बंगाली भी बंगाली अस्मिता के नाम पर उन्हें निरंतर वोट देते आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने 200 का लक्ष्य रखा था, किंतु भाजपा जो है 77 पर सिमट गई। इस बार भी उनका डायरेक्ट जो मुकाबला है वह ममता बनर्जी से है। वहाँ पर जो बांग्लादेश से हिंदू संप्रदाय के लोग आए हैं, उन संप्रदाय के लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए भाजपा ने उस संप्रदाय से जुड़े कुछ लोगों को मंत्रित्व भी दिया है, और साथ ही भाजपा CAA के जरिए उन्हें अपने पाले में करना चाहती है। यह एक बड़ा वोट बैंक है। साथ ही राम लहर को भी भाजपा इसके साथ जोड़े रखना चाहती है। प्रधानमंत्री की इमेज है। भाजपा चाहती है कि पिछले बार जो 18 सीट का प्रदर्शन था उसको बेहतर किया जाए, या कम से कम उससे नीचे की स्थिति नहीं बने। तो यह CAA को लेकर रणनीति है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बंगाल में तो ये चुनौती भाजपा को मिल सकती है, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, किंतु फिलहाल असम में भाजपा को कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। 3 से 4 महीने के बीच में चुनाव होकर परिणाम सामने आएंगे। भाजपा ने 400 का लक्ष्य रखा है। बिहार में नीतीश कुमार को भी तोड़ा गया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को ईडी की पूछताछ कर चुकी है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्हें कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन सकती है। यह भी भाजपा के लिए एक फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से राबड़ी देवी को उन्होंने
टारगेट किया, राबड़ी देवी पर हमला किया, परिवारवाद को भाजपा आगे रखती है, वैसे ही हेमंत सोरेन की पत्नी का बनना भाजपा के परिवारवाद के जो आरोप हैं उनको मजबूत करेगा। और ये सारी स्थिति फिलहाल अगर देखी जाए और परसेप्शन की लड़ाई अगर देखी जाए तो परसेप्शन की लड़ाई में फिलहाल भाजपा आगे है, एनडीए आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके सामने है, वो आगे है, जबकि विपक्ष नीतीश कुमार को गंवाकर अभी बैकफुट पर है। अब विपक्ष कितनी शक्ति लगाकर अगले 3 महीनों में इस फासले को कम करेगा, यह देखने की बात होगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।